हेलो फ्रेंड्स। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 करेंगे। जो भारतीय संविधान का जो इतिहास की हमने एक पहली वीडियो बनाई थी, दूसरी वीडियो आज हम बनाएंगे। इसमें हमने 1919 तक कर लिया था। आज हम 1935 करेंगे कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इससे हमारे जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत कुछ लिया गया है। तो हम शुरू करते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि 1935 का जो अधिनियम है वो आया कैसे। तो 1930 में गोलमेज 1930 से गोलमेज सम्मेलन शुरू हुए थे, जो 3 हुए थे। उसके बाद में गोलमेज सम्मेलनों के बाद में ब्रिटिश सरकार ने मार्च में 1933 में एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया था, और ब्रिटिश संसद ने श्वेत पत्र में सम्मिलित सरकार की योजना पर आगे विचार करने के लिए उसे दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड लेंथलिन। संयुक्त समिति ने नवंबर 1934 में अपनी एक रिपोर्ट दी थी। इसमें इस बात को दोहराया गया था कि फेडरेशन की स्थापना तभी की जाएगी, मतलब जो फेडरेशन है उसकी स्थापना तभी की जाएगी यदि कम से कम 50% देशी रियासतें इसमें शामिल होने के लिए तैयार हो जाएंगी, तभी फेडरेशन की स्थापना की जाएगी। और जो ये रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट के आधार पर एक विधेयक तैयार किया गया था, जिसे 19 दिसंबर 1934 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। और जब दोनों सदनों में हुआ पास हो गया, तो 14 अगस्त 1935 को उसे सम्राट ने अपनी अनुमति दे दी। तो वह भारत सरकार एक्ट 1935 बन गया। तो ऐसे भारत सरकार एक्ट 1935 बना। ओके, अब देखते हैं 1935 का जो अधिनियम है उसकी विशेषताएं क्या है। लिखा भी है सामने, में बता भी रही हूँ। जैसे ये अधिनियम है, ये भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में है, जो वो एक मील का पत्थर साबित हुआ था। इसमें यह विस्तृत दस्तावेज थे, और जिसमें 331 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थी, सामने लिखा है। और अगर हम इसकी विशेषताएं देखें तो इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय संघ, जिसमें देशी रियासतों को भी प्रांतों के साथ शामिल होना था। इसमें 3 सूचियाँ, संघ सूची, जिसमें संघ सूची थी, उसमें हमारे 59 विषय थे। और इसको इस पर ना केंद्र का अधिकार था, जो हमारी संघ सूची थी। जो फर्स्ट थी हमारी वो संघ सूची थी, और जो दूसरी थी हमारी वो थी राज्य सूची। और राज्य सूची थी जिसमें 54 विषय थे, और उस पर राज्य का अधिकार था। तीसरी थी हमारी संवर्ती सूची, जिसमें 36 विषय थे, और इस पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार था। इन्हीं के आधार पर, जो 3 सूचियाँ थी, इन्हीं के आधार पर जो शक्तियों का बंटवारा किया गया, लेकिन जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो वायसराय को दे दी गई। अब इसमें अगला पॉइंट होगा कि जो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, जो प्रांत थे उनमें द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। जो द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी वो 1919 में लाई गई थी। इसमें ये व्यवस्था, जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी, इसको समाप्त कर दिया गया, और वहाँ पर प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ हुआ था। द्वैध शासन की व्यवस्था को खत्म करके प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ हुआ। और राज्यों में जो उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, मतलब गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए मंत्री सलाह पर काम करना आवश्यक हो गया था। मतलब कि जो गवर्नर होंगे वो सरकार की जो मंत्री हैं उनकी सलाह के लिए बाध्य होंगे। और जो ये व्यवस्था थी वो 1937 में शुरू की गई, और इसको 1939 में ख़त्म कर दिया गया था। अब इसके बाद हमारा पॉइंट हो जाए केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ। तो संघीय विषय को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हुआ था, वो अलग बात है। और अगला होगा, इसलिए 11 राज्यों में
ये हमारा पॉइंट आगे लिखा हुआ था। इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ कर दी थी। ओके, इस प्रकार बंगाल, बम्बई, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई थी, जैसे अभी हमारी 8 है। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी थे। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया था, सिर्फ 10%, उसमें भी अमीर लोग और जो उसमें उस टाइम राजनीति में थे, पढ़े लिखे लोग, वो सारे थे। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी और संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना और प्रांतीय सेवा आयोग जो अभी है जो संघीय लोक सेवा आयोग, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की गई थी। अगर हम इसकी प्रतिक्रिया देखें तो इसका और भी पॉइंट है कि भारत सचिव की परिषद समाप्त कर दी गई एवं संघीय प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, जो मैंने अभी बताया। जो सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ाकर इसे हर जनों तक विस्तृत कर दिया गया था। रिजर्व बैंक मैंने अभी बताया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इसमें स्थापना की गई थी। अगर हम प्रतिक्रिया देखें तो किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनैच्छिक, अप्रजातंत्रीय और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी थी। जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बतलाया था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनेक ब्रेकों वाला परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी थी। अगला, जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का एक नया चार्टर एक्ट भी कहा था। मदन मोहन मालवीय ने इसे बाह्य रूप से जनतंत्रवादी एवं अंदर से खोखला कहा था। तो इसमें से कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जवाहरलाल नेहरू के एंड जिन्ना के। तो ये था 1935 का अधिनियम हमारा। और इससे जो 19 एक पॉइंट और था, इसके तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई थी, जो इसमें आगे लिखा भी था, मैंने पढ़ा नहीं था। अगला है हमारा भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, मतलब हम आज़ादी की तरफ हैं, लेकिन उससे पहले जो स्वाधीनता की ओर जाके देखते हैं तो 1942 में 1942 से 1947 तक जाएंगे हम स्वाधीनता की ओर और हमें आज़ादी मिल जाएगी। इसमें सबसे पहले आया था क्रिप्स मिशन 1942 मार्च 1942 में आया था क्रिप्स मिशन, जो फेल हो गया था। ठीक है, इसके बाद इसी बीच हुआ था 1942 में जुलाई में भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी थी, उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और यहीं पे गांधी जी ने भाषण देते हुए कहा था, मतलब घोषणा की थी कि करो या मरो। वो बम्बई अधिवेशन में ही कहा था, करो या मरो, 1942 में। इसके बाद आई थी वेबल योजना, वो भी इसी के बीच में आई थी वेबल योजना। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि सारा कुछ फेल होता जा रहा था। इसके बाद में हुआ था शिमला सम्मेलन, और जो वायसराय थे उन्होंने शिमला में एक भारतीय नेताओं को एक सम्मेलन बुलाया था। यह सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक चला, लेकिन जो वार्ता विफल हो गई क्योंकि जहां कांग्रेस ने एक अखंड भारत के लिए आग्रह किया, वहीं मुस्लिम लीग तो अपनी पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी क्योंकि उनको पाकिस्तान चाहिए था। तो इसलिए जो शिमला सम्मेलन था वो भी विफल हो गया। उसके बाद में आ जाते हैं हमारा चुनाव। जो चुनाव हुए थे 1946 के समथिंग चुनाव, और कैबिनेट मिशन आता है 1946 में ही। 1946 में ही चुनाव होते हैं और कैबिनेट मिशन आता है। तो अंततः 1945 की अंतिम तिमाही में कराए गए, जो मतलब 1945 में से इलेक्शन होना शुरू हो गए थे। और ये जो मिशन था वो मार्च 1946 से मई 1946 तक भारत में रहा था, लेकिन वही पाकिस्तान की मांग और कांग्रेस की अपनी उसकी वजह से वो भी फेल हो गया। वो संविधान सभा में डिटेल में होगा। इसके बाद अंतरिम सरकार, ये सारा भी था इसमें, और माउंटबेटन योजना जो मार्च 1947 में लॉर्ड लुई माउंटबेटन की सत्ता के आते ही जो इधर आई थी 22 मार्च 1947 को, जो भारत पहुंचे थे, जो माउंटबेटन थे वो।
और यहाँ पे जाके ये पता चल गया था कि जो देश का विभाजन है वो होगा ही, और हम 1947 की तरफ आ गए थे। तो 1947 का भारतीय एक्ट, इसमें क्या प्रावधान है वो हम देखते हैं। क्योंकि वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की योजना पर आधारित यह विधेयक 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। 18 जुलाई 1947 को शाही संतुष्टि मिलने पर यह विधेयक अधिनियम बना। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। सबसे पहला था भारत का विभाजन, और जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य की स्थापना की गई थी। भारतीय रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि अपनी इच्छानुसार भारत या पाकिस्तान में रह सकते हैं। किसी को कोई फोर्स नहीं था कि यहाँ पे मुस्लिम नहीं रहेंगे या यहाँ पे पाकिस्तान में हिंदू नहीं रह सकते। जिसकी जहाँ मर्जी हो वो वहाँ रह सकता था। जब दोनों अधिराज्यों में नए संविधान का निर्माण नहीं करवा लिया गया, तब तक राज्यों की संविधान सभाओं को अपने लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। अगला था, जब तक नया संविधान निर्मित नहीं हो जाता तब तक दोनों राज्यों का शासन 1935 से अधिनियम द्वारा ही चलाया जाएगा। दोनों अधिराज्यों के पास यह अधिकार सुनिश्चित होगा कि वह अपनी इच्छानुसार राष्ट्रमंडल में बन रहे या उससे अलग रहें। जो राष्ट्रमंडल था उसमें बने रहें या उसके अलग रहें, वो दोनों जो भी पाकिस्तान और भारतीय बने थे उन पर खुद पे था। 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल कार्य करेंगे, ये भी बताया गया। और जब तक प्रांतों में नए चुनाव नहीं कराए जाते उस समय तक प्रांतों में पुराने विधानमंडल कार्य कर सकेंगे। अर्थात जो दोनों डोमिनियन थे भारत और पाकिस्तान के लिए पृथक विधानमंडल होगा, जिससे विधियां बनाने का पूरा प्राधिकार होगा, तथा जो ब्रिटिश संसद थी उसमें वो कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। गवर्नर जनरल भी अलग होगा उसका, और गवर्नर जनरल को एक्ट के प्रभावी पर जो प्रवर्तन के लिए ऐसी व्यवस्था करनी हेतु जो उसे आवश्यक तथा समीचीन प्रतीत हो, अस्थायी आदेश जारी करने का प्राधिकार दिया गया हो, और इसी एक्ट के द्वारा जो भारत स्वतंत्रता एक्ट 1947 के द्वारा 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था, अलग हुआ था पाकिस्तान, और 15 को हमारा प्यारा भारत, और जो उन दोनों का गठन हो गया था। तो ये था हमारा 1947 तक का पूरा। इसके बाद में हम संविधान सभा करेंगे पूरी डिटेल में। So please do support and subscribe. Thank you.